हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैंने आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। तो आज आपके बीच में फिर से एक नया टॉपिक आया है और नया टॉपिक लेकर ही आए तभी आया है, ऐसे तो आएगा नहीं। तो नया टॉपिक क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर मांग की गई थी कि मैम वो पढ़ाइए जो एग्जाम हॉल पर इम्पोर्टेंट हो। तो आप सभी के बीच में क्या परोसा जा रहा है जो अभी हाल फिलहाल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप ये मत कहिएगा कि बीच बीच से पढ़ाया जा रहा है। और जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो फटाफट, जैसे कि आप सभी लोगों को नंबर दिया जाता है, अभी समय है। अभी अगर आप लेना चाहते हैं कि प्री किसी भी तरह निकल जाए तो अभी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो किसी भी प्रकार। अभी समय है, अभी। फिर उसके बाद समय नहीं रहेगा। फिर कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुन गई खेत तब पछताए होए का। जब चिड़िया चुन जाएगी खेत तब पछताने से क्या मतलब, जब रिजल्ट आएगा तो अरे नहीं हुआ, काश ले लिए होते। तो आप सभी लोग टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं और फिर उसमें अपनी एक सीट पक्की करवा सकते हैं, ठीक है। और आप सभी लोगों को पता है अभी कल तो संडे था, आज मंडे है। तो सैटरडे की जो क्लास थी शाम 6 बजे वाली जो टेस्ट सीरीज चल रही है, 2000 व्यूज आए हैं। आप सभी लोग जाकर चेक कर सकते हैं कि टेस्ट सीरीज दमदार है, तभी वो तो हम फ्री में दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पेड वालों की टेस्ट सीरीज कैसी होगी। तो जुड़ने के लिए आप इस पर कॉल कर सकते हो और उसके बाद इस पर मैसेज कर सकते हो। जो भी आपको पेड लेना है सारी जानकारी इस पर आपको बता दी जाएंगी। आइए आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम हॉल के लिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन या भारत में यूरोपियों का आगमन, क्योंकि सारे के सारे कहां से आए थे? यूरोप से आए थे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को जैसे पता है, कहते हैं कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है इस दुनिया पर। अगर आपको अपनी परछाई भी देखनी होती है तो आपको धूप में जाना पड़ता है। बिना मेहनत के कुछ कोई शोर मचा ही नहीं सकता। अगर आपको अपनी परछाई देखनी होती ना तो धूप में जाना पड़ता। तो कुछ करना पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, ये मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। यूपीपीसीएस आरओ के लिए बीईओ का जो एग्जाम आने वाला है फॉर्म, उसके लिए और अन्य स्टेट लेवल के एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला। आइए देखते हैं। कहा गया मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले 2 समुद्री मार्ग थे। कितने मार्ग थे? 2 समुद्री मार्ग थे। किसको? भारत को पश्चिमी देशों से। पश्चिमी देश कौन कौन से थे आइए बताते हैं। तो एक था फारस की खाड़ी वाला मार्ग, एक था लाल सागर वाला मार्ग। तो लाल सागर वाला मार्ग जो था वो इतना नहीं चलता था जितना फारस की खाड़ी वाला मार्ग चलता था। क्यों? क्योंकि वहां पर लाल सागर मार्ग ये है आपका, देखिए रेड सी वाला ये मार्ग था और फारस की खाड़ी वाला ये मार्ग था, ठीक है ना। तो ये वाला मार्ग इतना नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना मौसम के अनुसार कोहरा वगैरह बहुत चलते थे और समुद्र में काफी उथल पुथल मची रहती थी, बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन जो फारस की खाड़ी वाला क्षेत्र था ये साफ सुथरा था और लोग यहाँ से ज्यादा आना पसंद कर रहे थे भारत में। तो कहा गया ज्यादा व्यापार फारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग से होता था, जिसे अधिक प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि 2 कारणों से लाल सागर का मार्ग दुष्कर था। कौन से 2 कारण थे जो मैंने आपको बताया? मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ना और मार्ग में चट्टानों का पड़ना। देखिए मार्ग में जब बहुत ज्यादा कोहरा पड़ता था और आते कहां थे ये लोग? तो आते तो समुद्रों से ही थे ना, मतलब पानी वाले ही जहाज सब आते थे। तो कौन सा था कि एरोप्लेन से आ गए, यहां से आ गए, वहां से आ गए, ठीक है। तो मार्ग में चट्टानों का पड़ना, मतलब जल में चट्टानों, बड़े बड़े चट्टानों का पड़ना, तो इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता था। तो इस कारण से लाल सागर का मार्ग दुष्कर था, मतलब नुकसानदेह था, और फारस की खाड़ी वाला मार्ग बहुत ही अच्छा माना गया। ये कहानी की तरह आपके सामने अब आजकल परोसने का तरीका है, ठीक है। तो चलिए, एशिया में
यूरोप को जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों मार्गों से होकर गुजरती थी और हर राज्य को चुंगी और मार्ग कर देने पड़ते थे। जो एशिया में यूरोप को जाने वाली वस्तुएं थी अनेक राज्यों मार्गों से होकर गुजरती थी और हर राज्य को चुंगी मतलब कर टैक्स देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। किधर? लाल सागर वाले मार्ग पर। हर जगह जगह राज्य मिलते थे तो जगह जगह पर इनको कर या टैक्स देना पड़ता था। आई होप कि ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। चलिए आइए देखते हैं आगमन कैसे हुआ। तो भारत में यूरोपियों का आगमन, तो कहा गया है कि यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था। जो यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था, इसके कारण यूरोप के नवीन राज्य व्यापार से वंचित थे। बात कुछ समझ में आई कि नहीं आपकी? आई होगी, जरूर आई होगी, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा ही नहीं कि उर्दू फारसी में लिखा है आपको समझ में ना आए। कहा गया है कि यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था। इसके कारण वहां के जो यूरोप के नवीन राज्य व्यापार से वंचित थे वो किधर आए? एशिया की तरफ भागे। चलिए शुरू करते हैं। तो 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया की विजय कर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। कहां पर? तो तुर्कों ने कहां पर? कुस्तुनतुनिया की विजय कर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका निर्माण स्थापित हो गया और फिर तुर्कों ने इस क्षेत्र से होने वाले यूरोपीय व्यापार में दिक्कतें पैदा करने लगे। तो फारस की खाड़ी पर जितनी सी बातें, तो उन्होंने क्या किया? तुर्कों ने क्या किया? वहां पर और व्यापार होने वालों को दिक्कतें, इस क्षेत्र में होने वाले व्यापारियों को या यूरोपीय व्यापार में दिक्कतें पैदा होने लगी। अब धीरे धीरे देखिए कहानी की तरह आप समझेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी। आगे कहा गया भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाल अग्रणी थे। कौन? पुर्तगाल। सबसे पहले कौन आए थे हमारे यहाँ, हमारे भारत में? तो पुर्तगाल आए थे, ठीक है ना। तो पुर्तगाल, यहाँ का एक शासक था कौन? प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महत्वपूर्ण योगदान के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग पूरे YouTube में देखते होंगे, आप सभी लोगों को इस तरह की तो क्लास नहीं मिलती है, ये हम दावे के साथ आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो क्लासें आपके लिए बनाकर लाई जाती हैं कि किस तरह आपके सामने परोसा जाए कि आपके दिमाग में लोड होती चीजें चली जाएं, वो यहीं पर मिलेगा। तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसमें? व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाल अग्रणी थे और इसमें योगदान कौन दिया? तो हेनरी दी नेविगेटिंग था, ठीक है। तो चलिए नेविगेटर जी तो दिए थे। अब बात करते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। 1486 में एक पुर्तगाली नाविक थे। कौन थे? तो आप कहेंगे बार्थलोमियोडेज ने अफ्रीका स्थित उत्तर महाद्वीप जिसे केप ऑफ गुड होप की खोज निकाला। देखिए 1483 ईस्वी में एक पुर्तगाली चला वहां से और कहां पहुंच गया? अफ्रीका पहुंच गया। अफ्रीका के उत्तर में स्थित है, उत्तरतम द्वीप स्थित है। कहां पर? केप ऑफ गुड होप की खोज कर डाली। किसने? बार्थलोमियोडेज ने, ठीक है। उसके बाद 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर में जोखिम भरी यात्रा प्रारंभ की। अंततः इसने अमेरिका की खोज की। अमेरिका की खोज कहें या यूं कहें अमेरिका के मार्गों की खोज की थी। अमेरिका तो पहले से था ना भाई, कोलंबस ने थोड़ी ना अमेरिका क्या हुआ था? अमेरिका तो था, लेकिन अमेरिका के जाने आने का मार्ग किसी को नहीं पता था। तो किसने खोजा? कोलंबस ने खोजा, ठीक है ना। कोलंबस
ठीक है, चलिए आगे आपसे बात करेंगे। और अमेरिका वगैरह अगर आपको देखना है तो मैंने वर्ल्ड मैप में एक एक बेहतरीन चीजों को बताया कि अमेरिका की खोज किसने की, अमेरिका में और क्या क्या चीजें हैं, तो आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। ये है साउथ अफ्रीका और यहीं पर क्या है, केप ऑफ गुड होप है। आप सभी लोगों को पता है ये केप ऑफ गुड होप है साउथ अफ्रीका का। 1498 ईस्वी आता है, क्या आता है 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली कौन, वास्को डिगामा उत्तर महासागर अंतरीप के रास्ते से होकर भारत पहुंचा जो एक सीधा मार्ग था। देखिए भारत कैसे पहुंचा, जो एक सीधा मार्ग था, यहां से चले यूरोपी और पुर्तगाली कहाँ आए थे, भारत आए थे। ठीक है, भारत आने का सीधा मार्ग इसने खोजा, किसने, वास्को डिगामा। भारत की खोज नहीं की थी, भारत आने के मार्ग की खोज की थी वास्को डिगामा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब पहले आप देख लें कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। क्यों रहते हैं, देखिए कि यूरोपियों के भारत आगमन का क्रम क्या है। ये देखिए भारत आगमन का क्रम है और यूरोपीय कंपनियों के स्थापना वर्ष क्या है। बच्चे सोचते हैं कभी कभी, और दोनों प्रश्न अलग है। सबसे बड़ी बात क्या है कि दोनों प्रश्न यहाँ पर अलग हैं आपके। देखिए कहा गया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1498 में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1664 ईस्वी में। और उसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1731 ईस्वी में। क्या आज दिन तक आपको यहाँ तक इस क्रम में बताया गया है, किसी ने भी बताया है, नहीं बताया होगा। देखिए अब ये क्या थे, ये स्थापना वर्ष थे। अब भारत में कौन सी पहले आई फिर कौन सी बात है, तो दूसरे और तीसरे नंबर की दो कंपनियां ऐसी हैं जो ऊपर नीचे हैं। देखिए यहाँ स्थापना किसकी हुई, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब ये देश है, ये वर्ष है, और ये कंपनी का क्या है, कंपनी का नाम है। देखते हैं तो पहली तो सही है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। या पुर्तगाली कंपनी कब आई थी, 1498 में भारत में आगमन किया था। इसका नाम क्या था, तो एस्तादो द इंडिया नाम था इसका। क्या नाम था, कहीं कहीं पर एस्तादो द इंडिया कहा जाता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर डच आते हैं। कौन आते हैं, डच आते हैं, जो 1605 ईस्वी में भारत में आगमन लेते हैं। कहां, भारत में आगमन लेते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है विरिगंदे ओस्ट इंडेशे। ठीक है, याद रखेंगे। तीसरे नंबर पर ब्रिटिश आते हैं और इनके कब आते हैं, तो 1608 ईस्वी में। भारत में कब प्रवेश करते हैं, या भारत आगमन का क्रम क्या है, तो अंग्रेज, फिर डच, फिर ब्रिटिश आते हैं। तो इनका क्या नाम था, कभी कभी ये वाला नाम पूछा जाता है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। याद रखेंगे, इतना बड़ा नाम है। और इसी को जब ये बाद में इसकी स्थापना हुई तो क्या हुआ, तो आप कहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया था। क्या हो गया था, अंग्रेजी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया था। उसके बाद सारे क्रम सही हैं आपके, ठीक है ना। कौन होगा, डेनिश आएंगे कब, 1616 ईस्वी में भारत आए थे। इनका नाम क्या था, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। और उसके बाद आपके फ्रांसीसी आए थे। फ्रांसीसी के साथ 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। उनको, उन्हीं बच्चों को वो वीडियो दिया जाएगा जो पेड लेंगे, ठीक है। और शानदार तरीके से आप सभी लोगों के सामने परोसा जाता है। तो कब आए थे, यह आगमन कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1667 ईस्वी में। इसका नाम क्या था, तो कंपनी द इंड ऑफ ओरिएंटल। कंपनी द इंड ओरिएंटल। तो इन क्रम को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से इनको याद कर सकते हो, और अक्सर ये प्रश्न आपके सामने पूछे जाते हैं। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि यूरोपियों का आगमन, तो पुर्तगालियों का आगमन भारत में कैसे हुआ, फटाफट ना, क्योंकि समय कम है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करें। पुर्तगाली द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने में आर्थिक एवं धार्मिक कारण सक्रिय थे।
देखिए आर्थिक कारण क्या थे, आप सभी लोगों को पता है। धार्मिक कारण क्या थे, क्योंकि ये लोग क्या कहते थे कि आर्थिक कारण में व्यापार था करना और धार्मिक कारण में एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। ये लोग देखिए मतलब प्रचार किसका कर रहे थे, ईसाई धर्म के लिए, कि हिंदू हो, इस सिख हो, सब ईसाई धर्म आप अपनाओ। हिंदुओं को तो बहुत प्रताड़ित किया जाता था ईसाई धर्म के लिए कि आप ईसाई धर्म ही अपनाओ, ठीक है ना। तो इनका दो ही कारण था, एक व्यापार करना था और एक क्या था, धार्मिक कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। उसके बाद सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में, जैसे ऊपर बताया गया, वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह जो केरल मालाबार तक पहुंचा। यहाँ पहले से ही बसे हुए अरबी व्यापारियों द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया गया। जैसे हमारे घर में हमारी हुकूमत चल रही हो और एकाएक कोई बाहर का है, उसे दे दिया जाए कि इन पर आप हुकूमत करो, तो हमारा रवैया क्या, एकदम रूठा हुआ रवैया होगा, एकदम हम मुंह बना के फुला के बैठ जाएंगे कि अबे तक तो हमें पूजा जाता रहा, अब इनका यहाँ है 2 दिन का 4 दिन का, तो अब इनका पूजा जाए, इस तरह की बातें। तो क्या इनका बिल्कुल रूठा हुआ रवैया हो गया अरबियों के, जो अरब के लोग यहाँ व्यापार पहले से कर रहे थे। लेकिन कालीकट के राजा जमोरिन ने इनका क्या किया, इसका स्वागत किया और मसाले तथा जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति प्रदान की। मसाले के साथ साथ क्या लेकर गए थे, जड़ी बूटियां, और यहाँ से 60 गुना ज्यादा में वहां क्या किए थे, बेचे थे। अपना खर्चा निकालने के बाद, मतलब आने जाने का खर्चा निकालने के बाद 60 गुना ज्यादा बेचे थे। ध्यान से सुनिएगा, ये देखो इस तरह आते थे, ये कालीकट में आए थे, अभी आगे बताएंगे। तो ये कालीकट में जब आया था वास्को डी गामा, तो क्या हुआ था, राजा जमोरिन ने इनका स्वागत और अभिनंदन किया था। भाई चलिए, इनको क्या पता था कि आगे चल के यही हमारे कांटा बन जाएंगे। आगे कहा गया पुर्तगालियों का आगमन। देखिए अभी तो आए हैं ना वास्को डी गामा जी 1498, हम आगे देखिए 1500 ईस्वी में। तो क्या कहा गया कि 1500 ईस्वी में अल्वारेज केब्रल के नेतृत्व में, इनको याद रखना है, अल्वारेज केब्रल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत आया। ये भी मसाला आदि लेकर पुर्तगाल पहुंचा। तो किसके नेतृत्व में आया था, तो आप कहेंगे अल्वारेज केब्रल के नेतृत्व में दूसरा दल आया। इन्होंने मसाला लिया और वापस चले गए, चलो कोई बात नहीं। फिर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आए। क्या वास्को डी गामा पुनः भारत आया और इसी वर्ष इसने कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री, कोचीन में क्या हुआ, यहाँ पर कोचीन में पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की, अर्थात भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती बसाई यहीं पर। कहां पर, कोचीन में। देखते जाइए कैसे कैसे ये लोग गोवा को हड़पते हैं ना, बस सुनना है और आपको कहानी की तरह सारी बातें आपके दिमाग में बैठती हुई चली जाएंगी। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई, जिसके द्वारा भारत में एक नए गवर्नर की नियुक्ति की गई। और इस संदर्भ में पहला गवर्नर कौन था, अल्मीडा बना। कौन बना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो भाई, अल्मीडा बने थे। कहाँ के, पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई कि चलिए अब क्या किया जाएगा, तो उन्होंने कहा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी और प्रथम कौन बना, अल्मीडा बना। पुर्तगालियों का अब अल्मीडा का शासन आएगा, भाई गवर्नर बना। तो 1505 से लेकर 1509 ईस्वी के बीच में अल्मीडा ने कोचीन का दुर्गीकरण करवाया तथा इसे अपना मुख्यालय बनाया। जो कोचीन था, ये कोचीन जो था, इसका दुर्गीकरण मतलब इसको चारों तरफ से बंद करवाया। भाई जब मुख्यालय बनाया तो मुख्यालय के आसपास बहुत दूर दूर तक सेना तैनात करा दी जाती है कि ये मेन मुख्यालय है, जैसे राष्ट्रपति भवन, तो उनके लिए उतने समय वही सब था ना। तो इन्होंने क्या किया, दुर्गीकरण कराया तथा इसे अपना मुख्यालय बनाया। याद रखेंगे किसने मुख्यालय बनाया था, कोचीन को। 1508 से लेकर 1509 ईस्वी में इसने गुजरात, अब याद रखने वाला पॉइंट है, गुजरात, मिस्र, तुर्की के संयुक्त मुस्लिम
जलवेड़े को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर क्या हो रहा था कि मिस्र के, गुजरात के लोग, ये सब गुजरात वगैरह के लोग और तुर्की के लोग संयुक्त मुस्लिम जलवेड़े को पराजित किया और क्या किया, द्वीप पराजित करके द्वीप पर अधिकार कर लिया। किसने? अल्मीडा ने। उसके बाद अल्बुकर्क आया। कौन आया? दूसरा अल्बुकर्क आया, जो 1509 से 1515 तक चला। तो अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अभी तक किसी को वास्तविक नहीं कहा गया था, इनको वास्तविक अल्बुकर्क को कहा, अल्मीडा को नहीं कहा गया। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक क्यों कहा गया? आगे लिखा है, इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया और किलेबंदी करवाई। जो बीजापुर था, बीजापुर से क्या हुआ, इसने बीजापुर से क्या किया, गोवा को जीत लिया और किलेबंदी करवा दी। याद रखेंगे, किसने जीता था? अल्बुकर्क ने। किसको? बीजापुर से गोवा को। और बहुत बड़ी बात थी, अब गोवा पर क्या हुआ, गोवा को इसने जीत लिया था। अब बीजापुर से तो जीत लिया, तो अब जाहिर सी बात है गोवा पर भी अधिकार हो गया पुर्तगालियों का। तभी तो हम 1947 में भारत आजाद तो हो गया था अंग्रेजों से, लेकिन पुर्तगालियों से आजाद कब हुआ? 1961 में। पुर्तगाली दमन द्वीप वगैरह कहा, यहाँ तक कौन थे? तो पुर्तगाली लोग यहाँ शासन कर रहे थे। अगला पॉइंट क्या कहा गया? पुर्तगालियों का आगमन। अब देखिए, वास्को डिगामा फिर आया, तो क्या हुआ? वास्को डिगामा 1524 से लेकर 1529 में, अब वास्को डिगामा का शासन 1524 से लेकर 29 तक यहाँ का गवर्नर रहा और 1529 में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई और गोवा में ही वास्को डिगामा की कब्र बनवाई गई। ये वास्को डिगामा जी की क्या है? कब्र है, ठीक है ना। कहां पर है? गोवा में। और यहीं पर जेंट जेवियर एक थे ईसाई संत की कब्र भी गोवा में। ईसाई संत थे, अब इन लोगों का कार्य ही क्या था? व्यापार करना और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो यहाँ के एक ईसाई संत की भी कब्र इसी गोवा में है। आगे आते हैं नूनो दा कूना। जो नूनो दा कूना थे, ये वास्को डिगामा ने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया था बहुत ज्यादा नेम फेम हो, क्योंकि वास्को डिगामा बस आए थे, भारत आने का मार्ग खोजा था, 1498 में आए थे, यहीं तक पूछा जाता है। कब्र वगैरह पूछ लिया जा सकता है कहाँ पर है, तो आप बता देंगे कि गोवा में ही की कब्र है, ठीक है। तो अब देखिए, नूनो दा कूना जो थे 1529 से लेकर 1538 तक इसने क्या किया? शासन किया। तो ये अल्बुकर्क जिसे क्या माना गया था? वास्तविक संस्थापक माना गया था पुर्तगाल का। ये अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। क्यों? इसने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई थी, इसलिए। क्यों? क्योंकि अल्बुकर्क ही ने तो बीजापुर से गोवा को जीता था। ये अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा को जीता था और क्या हुआ? जो आपके नूनो दी कूना है, इन्होंने क्या किया? गोवा को ही अपनी राजधानी बनाई, इसलिए इसे अल्बुकर्क का क्या वास्तविक उत्तराधिकारी माना जाता है। अब देखिए, नूनो दी कूना ही अभी है भाई, अभी नहीं का है। तो ये अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। इसने 1930 में ऐसी बात कही, गोवा को अपनी राजधानी बनाया। कूना ने मद्रास के निकट क्या किया था? तो इसने मद्रास के निकट सैंथोम तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की और पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था? सब कुछ पश्चिमी तट पर ही हो रहा था जो हो रहा था। अब इसने बंगाल में, मतलब बंगाल हुगली तरफ पहुंच गया। तो कहा? मद्रास के निकट। कहां पर? सैंथोम में तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाई। कहां पर भाई? अब यहाँ ये बसाने लगा। तो ये क्या हुआ कि स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया, व्यापार किया। कौन? तो आप कहेंगे नूनो दी कूना जी, ठीक है। बहुत आइए आगे बात करते हैं कि पुर्तगालियों की देन क्या थी। हमारे यहाँ पुर्तगाली क्या क्या देकर गए हैं, आप सभी को दिख रहा होगा। तो भारत में प्रेस या छापा खाना पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत। कहां पर? क्योंकि सब कुछ तो ये लोग इधर ही कर रहे थे ना, दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू किया। फिर
उत्तर भारत में शाहजहां के काल में उत्तर भारत वाला कौन शुरू किए थे? तो शाहजहां के काल में आया था। भारत में जो आजकल की रोजमर्रा की जरूरतें हैं या रोजमर्रा में हम लोग शामिल करते हैं, पपीता जो फल में, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू, बादाम की खेती पुर्तगालियों की देन थी। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या क्या ये देकर गए थे। तो तंबाकू की खेती दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में शाहजहां ने दी थी। ठीक है, और छापा खाना या प्रेस जो हमारे यहाँ आज प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग प्रेस होता है, ये सब यही लोग। पपीता दे गए थे, आजकल का मतलब आजकल सीजनी पपीता चल रहा है, तो अनानास दे गए, लीची दे गए, संतरा दे गए, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू, बादाम की खेती दे गए थे। आइए आगे देखते हैं क्या है। तो यूरोपियों का देखिए कौन कौन आया था, तो आप एक नजर देख लेंगे इंपॉर्टेंट क्या था। तो सबसे पहले अल्मीडा थे। कौन थे? अल्मीडा, जो 505 ईस्वी से 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक आए थे। तो मिस्र, तुर्की एवं गुजरात की संयुक्त मुस्लिम जलवेड़ों को पराजित किया था ना, अभी मैंने बताया। कोचीन का दुर्गीकरण किया था किसने? अल्मीडा ने। किन्नौर में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की थी। कहां पर? किन्नौर में। अल्बुकर्क ने क्या किया था? तो आप कहेंगे 1510 में गोवा की जीत कर पुर्तगाली आधिपत्य या वहां के आधिपत्य जो था, जितना भी अधिकार था, वहां की स्थापना की। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? तो आप कहेंगे अल्बुकर्क को ही माना जाता है। इधर देखेंगे वास्को डी गामा जी आते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो अगला क्या होगा आपके सामने? नूनो दी कूना जो है ये आपके 1529 से लेकर 1538 के बीच में शासन करने आते हैं। कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाते हैं। ठीक है, पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार करते हैं। हुगली एवं सेंथोम में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। कौन करेंगे? तो फटाफट आप सभी लोग बताएंगे कि नूनो दी कूना करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आप सभी लोग इन्हें देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं हम लोग। आगे वाला जो आपके सभी के बीच में है कि डचों का आगमन। अब क्या हुआ? भारत में डच आए। तो पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? सबसे पहले तो कोचीन में की थी। कहां पर की थी? कोचीन में। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता? अल्मीडा को माना जाता है या अल्बुकर्क को? तो आप कहेंगे वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। वास्तविक उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? तो आप कहेंगे नूनो दी कूना को माना जाता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। क्या क्या भारत में दिए, फिर से एक बार चर्चा हो जाएगी। डचों का आगमन। डच कहां के थे? तो हॉलैंड, नीदरलैंड के निवासी थे। सर्वप्रथम 1595 में आपने देखा होगा हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल सुमात्रा पहुंचा। इंडोनेशिया के सुमात्रा में आया था सबसे पहले। कहां पर? इंडोनेशिया के सुमात्रा में आया था। किसके? तो कहेंगे कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में। कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में जो डच आए थे, तो कहां आए थे? सुमात्रा, इंडोनेशिया के सुमात्रा आए थे सबसे पहले। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्थान की स्थापना की गई। कई कंपनियों को इसमें मिलाया गया कि विभिन्न डच कंपनियों को मिला लिया गया और उसका नाम दिया गया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से व्यापारिक स्थापना की गई। अगला कहा गया डचों का आगमन 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक आप इन्हें याद करेंगे वा देर हेड के नेतृत्व में आया। डचों का पहला अभियान दल भारत को भेजा और पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यही बात है कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में। पुर्तगाल कहाँ किए थे? तो आप कहेंगे कोचीन में। ठीक है, 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित कहां पर? तो आप कहेंगे पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई और इसे अपना मुख्यालय भी बनाया। तो पुलिकट कहां पर है? तो आप कहेंगे पुलिकट में 1610 ईस्वी में इन लोगों ने क्या किया? अपनी यहाँ पर फैक्ट्री बनाई और मुख्यालय भी। ये लोग यहाँ स्वर्ण पैगोड़ा या सोने की मुद्रा ढालते थे। यहाँ पर क्या होता था? तो गोल्ड
गोल्ड की मुद्रा डालते थे। कहां पर? पुलिकट में। ठीक है, याद रहेगा ना, याद करिएगा, याद रखना पड़ेगा। आगे करके कहा जाता है डचों का कि 1653 में डचों ने बंगाल स्थित चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। तो कहां पर स्थापित किया था? तो आप कहेंगे चिनसुरा में। 1653 ईस्वी में चिनसुरा में इन्होंने क्या किया था? एक फैक्ट्री स्थापित की थी और ये डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। डच लोग भारत से मसाले का व्यापार नहीं करते थे, सबसे बड़ी बात थी। सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। मसाले का निर्यात नहीं करते थे ये लोग। डच लोग भारत में मसाले का निर्यात नहीं करते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, फटाफट देखते हैं। आगे आता है आपका अंग्रेजी कंपनी का आगमन। भाई अंग्रेजी आ रहे हैं, देखिए। एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल ब्रिटिश इतिहास काल में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। यह कई दृष्टियों में महत्वपूर्ण रहा है। इस काल में व्यापारिक उन्नति के लिए भी अनेक प्रयास किए गए। जो एलिजाबेथ प्रथम थी, इनका शासनकाल ना स्वर्णिम शासनकाल माना जाता है। कैसा? स्वर्णिम शासनकाल माना जाता है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई, जिसका नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी में अनेक शेयर होल्डर थे। इस कंपनी में अनेक शेयर होल्डर थे, लेकिन इस कंपनी का नाम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस कंपनी का आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। कंपनी की पहली यात्रा 1601 में जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए। कहां गए? इंडोनेशिया। सबसे पहले कहां गए थे? इंडोनेशिया गए थे। सर्वप्रथम 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधि मंडल हेक्टर नामक जल जहाज से भारत में कहा पहुंचे थे? सूरत आए थे, सूरत पहुंचे थे। और यहाँ पर अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। कहां पर? सूरत में। कहां पर? तो आप कहेंगे सूरत में। ठीक है, सूरत में क्या हुआ था? अंग्रेजों द्वारा पहली अस्थायी कंपनी स्थापित की या फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ठीक है, अस्थायी याद रखेंगे, अस्थायी थी क्योंकि इसलिए अस्थायी थी क्योंकि यहाँ पर तब जहांगीर ने कुछ ऐसा पत्र नहीं दिया था कि आप स्थायी रूप से यहाँ रह सकते हो। कैप्टन हॉकिंस सूरत से जहांगीर के दरबार पहुंचा। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब तथा खान या इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो पूछ सकता है किसको दी थी? तो आप कहेंगे कैप्टन हॉकिंस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात और प्रश्न बन सकता है कि जहांगीर ने इंग्लिश खान या खान की उपाधि किसे दी थी? तो आप कहेंगे कैप्टन हॉकिंस को दी थी। याद रहेगा ना, याद करेंगे तभी याद रहेगा। चलिए, अंग्रेजियों मतलब अभी तो अंग्रेज ही चलेंगे। तो 1611 ईस्वी में अंग्रेज ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। कहां पर? तो आप कहेंगे मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। और ये कैसी थी? तो आप कहेंगे ये स्थायी फैक्ट्री थी। और जो सूरत वाली थी वो अस्थायी फैक्ट्री थी। ठीक है, अस्थायी फैक्ट्री थी। और 1613 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री को देखिए, जब 1605 ईस्वी में क्या हुआ था? इसको स्थापित किया गया था। कहां पर? सूरत में। ये 1605 ईस्वी में सूरत में, 1608 ईस्वी में सूरत में जब स्थापित की गई थी तो अस्थायी थी। और फिर 1613 ईस्वी में इसको स्थायी बनाया गया था। 1613 ईस्वी में, क्योंकि 1611 ईस्वी में इसको क्या मिल गया था? घोषणा पत्र मिल गया था कि आप स्थायी कर सकते हो। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। यह 3 वर्षों तक 1615 में आए थे और 1618 तक रुके थे। कहां? 1615 से लेकर 1618 तक इन्होंने जहांगीर के दरबार में क्या रहे थे। ठीक है, याद रहेगा ना कौन? तो आप कहेंगे सर टॉमस रो जी। ठीक है, जो सम्राट जेम्स के द्वारा प्रथम आए थे।
इसने व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार करों के छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनियों के लिए प्राप्त किए थे। क्या क्या थे आइए देखते हैं। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक दर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। लाभकारी फरमान होने के कारण इसे सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। देखिए कितने चालाक थे अंग्रेज कि इतनी जल्दी गोलकुंडा के जो सुल्तान थे कौन, अब्दुल कुतुब शाह, उन्हें 500 पाउंड में वार्षिक, मात्र ये बहुत छोटी सी रकम थी 500 पाउंड, और वार्षिक दर मतलब वार्षिक दिए थे, देने से बदले गोलकुंडा के जितने भी पोर्ट थे, क्या थे, जितने भी पोर्ट या बंदरगाह थे उनको ले लिया। किस लिए? व्यापार करने के लिए। ठीक है, किस लिए ले लिए थे? तो आप कहेंगे व्यापार से संबंधित ले लिए थे। ठीक है, तो याद रखेंगे और इसी को सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। यहाँ पर अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कराया था। किसका? सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कराया था। याद रखेंगे कि सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कराया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होगी आपके लिए। तो कहां से लिए थे? तो आप कहेंगे चंद्रगिरी के शासक से लिए थे और मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया और यहीं पर अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया था। आगे 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। किससे? कैथरीन के साथ हुआ। इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों से दहेज के रूप में मुंबई या बंबई चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हुआ। देखिए पुर्तगाली सोचे, अब देखिए जो ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय थे, इनका विवाह पुर्तगाली जो कब आए थे 1498 में, उनसे लिया और उन्होंने मुंबई को दहेज में दिया था, या यूं कह सके बंबई को, तब बंबई कहा जाता था, बंबई को दहेज में दिया। क्या किया? दहेज में दिया। हमारे यहाँ एक पूरा क्या राज्य ही दहेज में दे दिया जाता था, क्योंकि इन्होंने तो बसाया नहीं था, इनको तो बस देना था, उनको लेना था। और फिर चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? आगे चलकर देखिए 1969 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। किसको? ब्रिटिश कंपनी को, क्योंकि अभी कंपनी तो ऐसे ही लोकल ही थी, तो ब्रिटिश कंपनी को फिर कंपनी ने, देखिए अब ये इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, या इनका नाम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि औगियार को अपना अधिकार नियुक्त कर बंबई के गांव का शहरीकरण करवाया। किसने? कंपनी ने करवाया। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, किसको अधिकार दिया गया था, किसे अधिकारी नियुक्त किया गया था, तो इन्होंने शहरीकरण, ओंगियार साहब शहरीकरण करवाए थे। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपए में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। ये गांव थे कौन? गोविंदपुर, कहीं पर सूतानती मिलता है और कोलकाता मिलता है, कहीं कहीं पर ये सुल्तानपुर भी लिखा मिलता है। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, गोविंदपुर है और उसके बाद सूतानती और कोलकाता था। यही 3 गांव विकसित होकर कलकत्ता नगर बसा। यही तीनों को विकसित करके क्या बसा? कलकत्ता नगर। और कलकत्ता नगर को बसाने का श्रेय किसे जाता है? तो आप कहेंगे जाब चारनाक को जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है ना? जॉब चारनाक को जाता है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन आपको समेटने का पूरा प्रयास किया जाता है। आगे देखिए 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ। कहां पर? फोर्ट विलियम कलकत्ता में हुआ। कहां पर? फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ। यह पूर्वी भारत के सभी बस्तियों का केंद्र बन गया। जो पूर्वी भारत था इसका क्या बन गया? सभी बस्तियों का केंद्र बन गया। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर था। कौन था? सर चार्ल्स आयर था। 1715 ईस्वी में कंपनी का प्रतिनिधित्व मंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फारुखसियर के दरबार में पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी था। देखिए जब फारुखसियर के दरबार में पहुंचा था ना, बहुत यहाँ इंटरेस्टिंग बात हो गई। जब जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट
फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में एक हैमिल्टन नामक क्या था, चिकित्सक भी था। सोचिए कि समय समय पर वो चीजें भी हो जा रही थी। तो हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को एक गंभीर बीमारी से मुक्ति दिलाई थी। उसके कहते पैर पर या जांघे पर एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था। उससे इसने क्या करवाई थी, हैमिल्टन ने उसे मुक्ति दिलाई थी, इलाज किया, वो सही हो गया। तो उसने क्या किया, इससे प्रसन्न होकर फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक फरमान द्वारा कंपनी को अनेक रियायतें प्रदान की। अनेक, बहुत जबरदस्त तरीके से, जाओ बेटा मौज करो अब तुम ना, इस तरह की फरमाने वहां पर दे दी। किसने, फर्रुखसियर ने। ठीक है, आइए देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियां कौन कौन सी थी। थोड़ा सा नजर डालें तो 1608 में सूरत में अस्थायी थी और 1613 में इसी को स्थायित्व दिया गया था। 1611 में मसूलीपट्टनम में, 1616 ईस्वी में अहमदाबाद, बुरहानपुर आगरा में, और 1632 में इसमें गोलकुंडा में, 1633 ईस्वी में बालासोर में, एवं हरिहरपुर या उड़ीसा में, 1639 ईस्वी में मद्रास में, 1651 ईस्वी में हुगली में, 1669 ईस्वी में बंबई में, और 1700 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। ये कंपनियां आप एक बार जरूर देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डेनिस क्या किए हैं, तो डेनिस डेनमार्क के निवासी थे। 1616 ईस्वी में भारत आए और बंगाल स्थित से श्री रामपुर है वहां पर, तो या सेरा रामपुर आप पढ़ लो या श्री रामपुर। ठीक है, बंगाल स्थित सेरा रामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की, या भारत में इनका मुख्य केंद्र रहा। ठीक है, बंगाल में। ठीक, बस इतना इनके बारे में है और कुछ खास नहीं है, तो आप इनको याद रखेंगे इतना कि ये डेनिस कहाँ के थे, तो डेनमार्क के थे, और बंगाल स्थित सेराराम या श्री रामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की, या भारत में इनका मुख्य केंद्र था। फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें, इनका ऐसे ही याद रखें, ये 10 होता और ये 4 होता है। लुई 14वें के शासन काल में इसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1664 ईस्वी में। सर्वप्रथम 1667 में फैक्ट्रो कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत में सूरत पहुंचा और यहीं पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। कहां पर, सूरत में। देखिए ये कौन है, फ्रांसीसी। अंग्रेजी भी आए थे तो कहां, सूरत में, लेकिन उनकी अस्थायी थी, इनकी कैसी, स्थायी है। चलिए, फ्रांसीसी कंपनी का आगमन जो था तो 1673 इसमें बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान से एक जमीन प्राप्त की। इसी जमीन पर चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का विकास हुआ। कौन था, तो आप कहेंगे ये थे। ठीक है, ये सारी बस्तियां थी इनकी, किसकी, फ्रांसीसी की। 1701 ईस्वी में पांडुचेरी में, कहां पर, पांडुचेरी में को अपना मुख्यालय बना और यहाँ का पहला गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन था। कौन थे, तो आप कहेंगे फ्रांसिस मार्टिन थे, याद रखेंगे इनको। 1735 ईस्वी में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पांडुचेरी आया। इसके समय में फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ। ये थ्योरी सेशन जितना था आपका चला गया, और फ्रांसीसियों और कर्नाटक के युद्ध के बारे में इसके आगे आप लोग जितने बच्चे हैं वो पहले जब कमेंट करेंगे इस नंबर पर तभी आगे क्लास चलेगी, वरना मोस्ट इम्पोर्टेंट तो देंगे, लेकिन जो चीजें हैं, कर्नाटक का युद्ध हो गया है, तो ये सारी चीजें, बंगाल का युद्ध, ये सारी चीजें आपको अगली क्लास में पेड में ही दी जाएंगी। तो आप सभी लोग उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं कि इनको क्या मिलान करना है। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, 1498 में आई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, स्थापना वर्ष पूछे गए तो कहेंगे 1600 ईस्वी में ही। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी। तो ए उत्तर इज राइट उत्तर। आगे चलते हैं। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, कौन था वह पुर्तगाली, जल्दी बताएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यूपीपीसीएस 2019 का ये प्रश्न है, देख लीजिएगा आप कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। किसने अधिकार किया था, बीजापुर को जीतकर कौन लाया था, अल्बुकर्क लाया था ना, तो कौन होगा, अल्बुकर्क होगा, अल्मीडा नहीं लाया था। ठीक है,
निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित? तो पुर्तगाली आए थे, तो पुर्तगाली ही करेंगे। झारखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यूपी पीसीएस 2020 में, एसएससी 2018 में, एमपी पीसीएस 2017 में, आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था, या कहीं उतरा था कि नहीं उतरा था भाई? तो हाँ, आप कहेंगे गोवा के कालीकट में उतरा था। कहां पर उतरा था? तो क्या बताएंगे? कालीकट में उतरा था। कालीकट के ही क्या थे? राजा ने इनको स्वागत और अभिनंदन किया था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेश मूलतः किया गया था तो किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी किससे छीना था? तो आप कहेंगे बीजापुर के सुल्तान से छीना था। ठीक है, बी उत्तर। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? एनटीपीसी में पूछा गया तो हाकिम, कैप्टन हाकिम से किया गया था। लास्ट प्रश्न आपकी श्रृंखला के हैं। तो भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? पहली पूछी जाए तो सूरत में, स्थायी पूछी जाएगी तो मसूलीपट्टनम में। ठीक है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। ठीक है। पुर्तगाली उपनिवेशों को गोवा, दमन द्वीप किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया था? तो 1661 ईस्वी में। कब? तो आप कहेंगे 1661 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? अपने उसमें मिलाया था। अभी और हैं क्या? अच्छा, 2 प्रश्न और हैं। कैप्टन विलियम हाकिंस किस जहाज से भारत पहुंचे थे? मैंने पहले ही बताया था, हेक्टर जहाज से आए थे। कहा गया किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी किया और कहा कि अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी बनाने की अनुमति दी थी? तो किसने? जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। ये आपका वर्क है। किसने दी थी? फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो शाइस्ता खान ने की थी कि अजीम उसू खान ने, या शान ने, या इब्राहिम खान ने, या शाह सुजा ने? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ये आज की क्लास रही और आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आए तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।